नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा उसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं और मूल अवधारणाओं के अंतर्गत 4th यूनिट भारतीय राजनीति के उभरते हुए आयाम के संदर्भ में हम लोग नियोजन एवं विकास तथा नीति आयोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग इसके पूर्व की वीडियो के अंतर्गत जान चुके हैं कि नियोजन का अर्थ क्या होता है और नियोजन के उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए जानेंगे कि नियोजन क्या है। नियोजन वह प्रक्रिया है या वह माध्यम है जिसके द्वारा संसाधनों का समुचित और व्यवस्थित प्रयोग करते हुए सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। और नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? देश के विभिन्न संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हुए देश का विकास करना ही नियोजन का उद्देश्य है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में नियोजन के लक्षण क्या है, भारत के अंतर्गत नियोजन किस प्रकार से अपनाया गया है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले विश्व के अंतर्गत नियोजन अपनाया गया। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विकास के लिए जो योजनाएं तैयार की गई वह देश था रूस। रूस के अंतर्गत 1928 में आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाया गया और यह जो नियोजन रूस ने अपनाया था उसके कारण रूस में आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि हुई, आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ। उसके परिणाम स्वरूप अनेक देशों ने इस नियोजन की व्यवस्था को अपनाया और भारत ने भी इस नियोजन को अपनाया, जिसकी क्रियान्विति उन्होंने 1950 में योजना आयोग की स्थापना करके अनेक योजनाओं के माध्यम से की है। किसी भी देश में जो भी समस्याएं होती हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उन समस्याओं का निराकरण करना प्रथम प्राथमिकता होती है, क्योंकि उन समस्याओं के निराकरण के पश्चात ही उस देश का विकास होता है और उस देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं उस देश के संसाधन। यदि उन संसाधनों का समुचित दोहन नहीं होगा, समुचित उपयोग नहीं होगा और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो देश का विकास भी नहीं हो सकता। और विकास तथा नियोजन दोनों अंतर संबंधित है। यह नियोजन वह माध्यम है जिसका प्रमुख लक्ष्य या जिसका प्रमुख साध्य विकास करना ही होता है। तो देश के अंतर्गत अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता है, उद्योग धंधों का विकास करना है, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करना है, कल कारखानों का विकास करना है और मानव जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का, जिनका बौद्धिक स्तर, जिनका शारीरिक स्तर, जिनका क्षमता स्तर बहुत ही उन्नत है लेकिन समुचित दोहन नहीं हो पाता, वह भी नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समाज के संसाधनों का समुचित, संगठित और व्यवस्थित प्रयोग करना ही नियोजन का उद्देश्य होता है। भारत में नियोजन के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इनके संदर्भ में हम लोग एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1934 के अंतर्गत एम विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों और आप लोगों का 1 नंबर का प्रश्न बनता है, तो आप इसे नोट कर लें। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के अंतर्गत यह बताया कि यदि जो आर्थिक योजना का प्रारूप इस पुस्तक के अंतर्गत बताया जा रहा है तो भारत के अंतर्गत उसे अपना लिया जाएगा तो आने वाले 10 वर्षों के अंतर्गत भारत की आय दुगनी हो जाएगी। इसके 10 वर्षों के पश्चात 1944 में बंबई के कुछ व्यापारियों ने एक आर्थिक योजना बनाई जिसे बंबई योजना के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात श्री मन्नारायण की गांधीवादी योजना और उसके बाद MN रॉय की जन योजना और 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना का उल्लेख किया जा सकता है। यदि भारत में नियोजन के प्रयास पूछे जाते हैं तो आप इन सारे जो योजनाएं हैं और ये जो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है उसका उल्लेख कर सकते हैं। तो ये सारे जो वो प्रयास हैं जो आर्थिक नियोजन के संदर्भ में भारत के अंतर्गत योजना आयोग से पूर्व किए गए। फिर 1950 के अंतर्गत योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई, यह भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो आप लिखेंगे कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी मंत्रिमंडल के एक प्रारूप के द्वारा, एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई है।
संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए योजना आयोग को गैर संवैधानिक आयोग या वैधानिक आयोग कहा जाता है। यानी विधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, इसलिए वैधानिक आयोग कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि भारत में नियोजन के प्रमुख लक्षण क्या हैं। भारत में नियोजन के प्रमुख लक्षण भारतीय परिस्थितियों से प्रभावित है और हम सभी जानते हैं कि भारत के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख गुण यह होता है कि जनता अपने शासकों का निर्वाचन करती है, जनता अपने शासकों का चुनाव करती है और केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती है। और कई बार ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि जब किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, उस स्थिति के अंतर्गत गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है। इस गठबंधन की स्थिति हो या स्पष्ट किसी एक दल की सरकार हो, सबके लिए एक मुख्य लक्ष्य होता है राष्ट्र का विकास, देश का विकास, देश का आर्थिक विकास, देश की आर्थिक उन्नति। और वह इसलिए भी क्योंकि सबके सामने एक जो मूल्य होता है, एक प्रतिमान होता है, वह होता है देश के संवैधानिक मूल्यों का अनुरक्षण करना। क्योंकि भारत के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सर्वोपरि है और संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत हमारे देश का विकास, देश की एकता, देश की सुरक्षा और देश का संरक्षण किया जाना अपरिहार्य आवश्यक है। तो चाहे लोकतांत्रिक स्वरूप हो और सरकारें आती रहती हो, चाहे जाती रहती हो, कोई भी प्रक्रिया हो रही हो, लेकिन देश का विकास प्राथमिकता से अपनाया जाता है और प्राथमिकता से अपनाया जाता है। इसलिए बदलती हुई सरकारों का जो रूप है या जो ये कारण बनता है, वह भी हमारे आर्थिक नियोजन के लक्ष्य को डगमगाता नहीं है। चाहे सरकारें परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन नियोजन के जो उद्देश्य हैं वे उसी रूप में हम लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं प्रमुख नियोजन के उद्देश्य जो भारत के अंतर्गत अपनाए गए हैं। जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है संसाधनों का समुचित उपयोग करना, तो ऐसा ही प्रमुख उद्देश्य भारतीय नियोजन का भी है, जिसके अंतर्गत संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके और एक अच्छे नियोजन के द्वारा एक अच्छे देश की स्थापना हो सके, राष्ट्र की समृद्धि हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके। यह तभी होगा जब देश के उपलब्ध सभी संसाधनों का समुचित दोहन होगा और सभी संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाएगा। संसाधन वे माध्यम होते हैं जिनके कारण हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिनके कारण हम विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिकरण का क्रमबद्ध विकास। औद्योगिकरण का क्रमबद्ध विकास, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले और जो छोटे उद्योग धंधे हैं या जो मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधे हैं उनका भी विकास हो और साथ ही साथ बड़े उद्योग धंधे इस रूप में स्थापित किए जाएं ताकि भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े, भारत का विकास बढ़े। नेक्स्ट है कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन। औद्योगिकरण के साथ साथ कृषि और पशुपालन का भी समानांतर विकास हो, क्योंकि ये ऐसे आधारभूत संसाधन है यदि इनका विकास समुचित प्रकार से होता है तो देश में आत्मनिर्भरता बढ़ती है और आत्मनिर्भरता विकास की प्रथम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एवं संप्रेषण क्षेत्र की तीव्र गति से आगे बढ़ाना। भारतीय नियोजन का प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संप्रेषण कम्युनिकेशन के विभिन्न सोर्सेज हैं उनका तीव्र गति से विकास करना। इसीलिए डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम भारत के अंतर्गत अपनाए जा रहे हैं। फिर है शासकीय तंत्रों में पारदर्शिता लाना। जनता की उदासीनता हो जाती है शासन प्रक्रिया के प्रति, क्योंकि शासन का जो भ्रष्टाचार है, शासन का जो रवैया है वह जनता के साथ सहयोगी रूप में नहीं हो पाता। इसके कारण जनता उदासीन होकर निष्क्रिय हो जाती है और जनता की निष्क्रियता के कारण आर्थिक विकास भी धीमा पड़ जाता है। तो आवश्यक है कि जो शासकीय प्रशासकीय कार्य हैं उनमें पारदर्शिता हो, जनता उन्हें आराम से देख सके, समझ सके और निर्णय कर सके। ऐसी स्थितियां होनी चाहिए ताकि जनता को अधिक जोड़ा जा सके नियोजन के क्रियान्वयन के अंतर्गत। इसलिए शासकीय तंत्रों में पारदर्शिता लाना भी भारत के अंतर्गत नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है भौगोलिक दृष्टि से सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना।
यह भी नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। हमारे उत्तर के अंतर्गत हिमालय है, दक्षिण में तटीय क्षेत्र है, पश्चिम के अंतर्गत रेगिस्तान है, तो पूर्व में पहाड़ी क्षेत्र है। अब अलग अलग भौगोलिक विषमताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं के अनुसार वहाँ पर संसाधनों का उपयोग भी किया जा सके और संसाधन उपलब्ध भी करवाए जा सके, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई एक क्षेत्र वंचित रह जाए। तो प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित विकास हो सके और जो वंचित क्षेत्र अब तक रहे हैं उन्हें प्राथमिकता से लेकर क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट है, शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाए और शिक्षा का प्रसार किया जाए। जब तक जनता शिक्षित नहीं होगी, नागरिक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक विभिन्न प्रकार की योजनाओं को समझ ही नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो योजनाओं का खाका तैयार किया गया है वह बेकार है, क्योंकि जनता का उसमें सकारात्मक सहयोग आवश्यक है। और जनता सकारात्मक सहयोग तब दे पाएगी जब शिक्षा का विकास होगा, और शिक्षा के विकास से राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र का जो औद्योगिकरण है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसार करना चाहते हैं, या कम्युनिकेशन फील्ड में प्रसार करना चाहते हैं, या आधुनिकीकरण करना चाहते हैं राष्ट्र का, वह तभी संभव है जब शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण होगा और शिक्षा का प्रसार होगा। और शिक्षा के प्रसार के साथ ही जो नेक्स्ट बिंदु है वह है बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग किया जाएगा। नियोजन का प्रमुख उद्देश्य यह भी है। जो बौद्धिक वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, और वह विभिन्न प्रकार की विशेषताएं, योग्यताएं, क्षमताओं को धारण किए हुए कहीं नेपथ्य में बैठा है, उसे विकास की धारा में साथ जोड़ा जाए, ताकि देश के विकास को दुगना किया जा सके, देश के विकास को बढ़ाया जा सके। इसलिए बौद्धिक संपदा का दोहन करना, समुचित उपयोग करना भी नियोजन का उद्देश्य है। और नेक्स्ट है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। हमारे यहाँ इसके लिए अनेक प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम। इन सब कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य है कि जो नागरिक हैं उनमें विभिन्न प्रकार के कौशल हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, छुपे हुए हुनर हैं, उन्हें आगे लाया जा सके। और कुछ परंपरागत कार्य जो परंपराओं से होते रहे हैं लेकिन उनकी अनदेखी आधुनिकीकरण के कारण हो गई है, तो उन्हें मुख्य धारा में, विकास की धारा में लाकर उनका सकारात्मक लाभ राष्ट्र के विकास के अंतर्गत उठाया जा सके। वैसे बच्चों, जो मैंने आप लोगों को ये बताए हैं, ये सारे वही सब बातें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को नियोजन के उद्देश्य बताए हैं, क्योंकि नियोजन के उद्देश्य किसी भी राष्ट्र के हो लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन देश की परिस्थितियां, देश की शासन व्यवस्था और देश का शासक वर्ग नियोजन के उद्देश्य को प्रभावित करता है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बदलते हुए शासनों का प्रभाव नियोजन पर नहीं पड़ता। तो यदि आप लोगों को नियोजन के उद्देश्य याद है तो आप उन्हें भारत की विशेषताओं के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग मिलते जुलते हैं। नियोजन को प्रभावित करते हैं नीति निर्माता, जो नीतियों का निर्माण करते हैं, योजनाओं का प्रारूप तैयार करते हैं, यानी जो नियोजन की प्रकृति निश्चित करते हैं, वे नीति नियंता, नीति निर्माता नियोजन को प्रभावित करते हैं। प्रारंभ में जो नीतियों का या योजनाओं का जो प्रारूप था वह अति केंद्रित था, लेकिन धीरे धीरे जब उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा तो भारत के अंतर्गत योजनाओं का स्वरूप भी बदलता गया। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों के अंतर्गत ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सर्वोच्चता दी गई, यानी नियोजन की प्राथमिकताओं के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सर्वोच्च थी, राष्ट्र का विकास सर्वोच्च था। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे मुद्दे निर्धारित थे जो नियोजन के प्रत्येक क्षेत्र को या प्रत्येक नियोजन को प्रभावित करते थे, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कृषि, पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य, ऊर्जा का विकास करना, साक्षरता प्रोत्साहन करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जहाँ कोई भी नियोजन का स्तर हो, यानी कोई भी योजनाएं आई हो, भारत के अंतर्गत इन्हें महत्वपूर्ण लक्ष्य या महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। अब हम लोग चर्चा करते हैं नियोजन और विकास के मध्य क्या संबंध है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नियोजन का प्रमुख उद्देश्य का विकास करना ही होता है, या विकास के लिए नियोजन एक साधन के रूप में कार्य करता है। विकास से तात्पर्य होता है आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास ही एक राष्ट्र के विकास को परिलक्षित करता है। जब व्यक्तियों की सहभागिता नहीं होगी और शासन व्यवस्था के अंतर्गत उत्तरदायित्व नहीं होगा, तब तक
उस देश का विकास भी नहीं हो सकता। यानी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो किसी देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, यानी नियोजन को लक्ष्य प्रदान करते हैं कि यदि इन नीतियों का अनुपालन किया जाएगा तभी हम वास्तव में उसको विकास कह सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में विकास तो राष्ट्रीय विकास है ही, लेकिन कुछ ऐसे प्राथमिक तत्व हैं जिनका अनुपालन हो सकता है, और विकास तभी हो सकता है, नियोजन तभी सफल हो सकता है जब लोगों की सहभागिता हो। जो नीति नियंता है, योजनाएं जो निर्माण करने वाले हैं, उनका उत्तरदायित्व उन योजनाओं के अंतर्गत हो और उनका मुख्य लक्ष्य हो जनता को कल्याण पहुंचाना। पई एवं प्राधिकर्ता क्षीरसागर ने विकास के लिए कुछ 2 तत्व बताए हैं कि ये दोनों तत्व होना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि नीति निर्माणकर्ताओं का दृष्टिकोण, उनकी अभिवृत्ति तथा जो परिवर्तनशील परिणाम प्रदाता हैं, क्योंकि यही नीतियों के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। नीतियों के उद्देश्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, नीति निर्माता ही तय करते हैं। संसाधनों का समुचित दोहन किस प्रकार से किया जाता है, यह भी जो नीति निर्माण करता है, योजना का खाका तैयार करने वाले लोग हैं, वही करते हैं। दूसरा तत्व है सहभागी एवं कार्य के प्रति समर्पणवादी होना भी आवश्यक है। कार्य के प्रति समर्पणवादी होना इस रूप में कि योजनाएं तैयार कर ली गई, लेकिन योजनाओं की क्रियान्विति सही प्रकार से नहीं हो रही है, तो आर्थिक विकास हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या योजना हमारी सफल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से सहभागिता जनता की भी और जो कार्यकर्ता हैं उनकी, और नीति जो निर्माता हैं उन लोगों के लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। इस प्रकार से ये 2 बातें हैं। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने कहा है कि नियोजन तब सफल हो सकता है जब अंतिम व्यक्ति का विकास हो और संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो। नियोजन सफल होना यानी विकास होना, जब ये दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं तभी विकास हो सकता है। विकास के मायने से तात्पर्य होता है कि जीवन स्तर में उन्नति, लोगों के जो जीवन स्तर है, जीवन शैली है, उसका विकास होना, और जीवन शैली का विकास होना, जीवन स्तर का विकास होना ही राष्ट्र के विकास को परिलक्षित करता है। और इस विकास के लिए 1950 से लेकर, यानी जब योजना आयोग की स्थापना की गई तब से लेकर 2015 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग ने तैयार की और उनकी क्रियान्विति की और देश का विकास किया। इस प्रकार से अब वर्तमान समय में जो योजना आयोग है उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।